सभी को नमस्कार। इससे पूर्व वाले वीडियो में हमने हैबरमास के वैधीकरण के संकट का जो सिद्धांत है उस सिद्धांत पर चर्चा की थी। इसी सिद्धांत अवधारणा को आगे बढ़ाते हुए हम वैधीकरण का जो सिद्धांत है उसके बारे में चर्चा करेंगे। हैबरमास के अनुसार किसी वर्ग के रूप में एक संगठन की मुख्य कमजोरी यह है कि जब किसी व्यवस्था के एकीकरण में कार्यात्मक विभेदीकरण से संबंधित कुछ समस्याएं पैदा होती हैं तो उन्हें सामाजिक आधार पर दूर नहीं किया जा सकता। और इसके पीछे कारण यह है कि आर्थिक अथवा राजनीतिक क्षेत्र से संबंधित वर्ग आधारित असमानताओं के औचित्य को कुछ सामान्यीकृत हितों के संदर्भ में ही स्पष्ट नहीं किया जा सकता। इस प्रकार अर्थव्यवस्था या राज्य व्यवस्था में पैदा होने वाली समस्याएं सामाजिक एकीकरण के लिए एक संकट का रूप ले लेती हैं। जब कोई सामंतवादी समाज पूंजीवादी समाज के रूप में बदलता है तो राज्य व्यवस्था में वर्ग विभाजन कम हो जाता है और इस प्रकार काफ़ी सीमा तक राजनीतिक संगठन में भी कमी हो जाती है। इसके बाद भी आर्थिक क्षेत्र में वर्ग विभाजन उत्पन्न होने से आर्थिक संकट तुरंत एक सामाजिक संकट का रूप ले लेता है। उदाहरण के लिए आर्थिक क्षेत्र में व्यापार चक्र के रूप में जो उतार चढ़ाव स्वाभाविक रूप से चलते रहते हैं उनमें इस तरह के संकट को सरलता से देखा जा सकता है। आधुनिक युग के उदार पूंजीवाद की इन समस्याओं के समाधान के रूप में ही कल्याण राज्य का प्रादुर्भाव होता है। कल्याण राज्य प्रशासनिक हस्तक्षेप के द्वारा आर्थिक संकट को रोकने या कम करने का प्रयत्न करता है। व्यापार चक्र को आर्थिक तथा वित्तीय रूप से नियंत्रित आर्थिक अनुदान, ऋण, आय के पुनर्वितरण तथा श्रम संबंधी नीतियाँ आदि को उपयोग में लाता है। इसी के साथ कल्याण राज्य के द्वारा दी जाने वाली सुरक्षाओं से भी श्रम बाजार में श्रमिकों के सामने आने वाले खतरों को कम करने का प्रयत्न किया जाने लगता है। हैबरमास का मानना है कि इसके बाद भी कल्याण राज्य की कुछ सीमाएं ऐसी होती हैं जिनके अंतर्गत ही अर्थव्यवस्था को कुछ सीमा तक नियंत्रित किया जा सकता है। वास्तव में वर्ग संरचना से उत्पन्न होने वाली अनेक दशाएं राज्य के हस्तक्षेप को सीमित कर देती हैं। इन दशाओं का संबंध मुख्य रूप से राज्य द्वारा दिए जाने वाले विभिन्न प्रोत्साहनों की योग्यता और क्षमता से है। एक राज्य जब नाटकीय ढंग से धन का पुनर्वितरण करने का प्रयत्न करता है तब इससे पूंजी के विनियोजन और उत्पादन की प्रक्रिया प्रभावित होने लगती है। इसका परिणाम आर्थिक संसाधनों के गलत वितरण या उनके उपयोग की कमी के रूप में सामने आता है। ऐसी नीतियों में अक्सर या तो विनियोजन की कमी या पूंजी के एकाएक वृद्धि का खतरा बढ़ जाता है। इसका तात्पर्य है कि राज्य के हस्तक्षेप से अर्थव्यवस्था में उतनी ही स्थिरता आ पाती है जिसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की संरचना के अंतर्गत लाना संभव होता है। वैधीकरण के संकट के राजनीतिक तथा आर्थिक संदर्भ को आगे स्पष्ट करते हुए हैबरमास ने बताया कि जब राज्य व्यवस्था द्वारा अर्थव्यवस्था के प्रबंध की जिम्मेदारी ले ली जाती है तब आर्थिक संकट तुरंत राजनीतिक समस्याओं के रूप में स्पष्ट होने लगता है। इस प्रकार राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित संकट जो साधारणतया उदार प्रकृति के समाजों में पैदा नहीं होता, एक गलत ढंग से स्थापित आर्थिक संकट बन जाता है। इस दशा में यह आवश्यक है कि राज्य एक कार्यात्मक संतुलन स्थापित करने के लिए सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था से संबंधित संसाधनों पर अधिक ध्यान दे। इसके बाद भी वर्ग आधारित समाजों में स्वार्थों के टकराव के कारण राजनीतिक संकट फिर से मुखर होने लगता है। तब प्रत्यक्ष सामाजिक एकीकरण के द्वारा इन समस्याओं का समाधान करना संभव नहीं होता। इस दशा में राज्य के लिए यह बहुत कठिन हो जाता है कि वह अपनी वैधता में होने वाली कमी से संबंधित कार्यों के औचित्य को कैसे सिद्ध करे। इस क्षति को पूरा करने के लिए राज्य के लिए यह आवश्यक है कि वह जनसाधारण के जीवन के लिए
कुछ अर्थपूर्ण संसाधनों जैसे राष्ट्रीय प्रतीक, धार्मिक तथा नागरिक परंपराएं तथा सांस्कृतिक मूल्य आदि को उपयोग में लाने की रणनीति अपनाए। दुर्भाग्य से जनसाधारण के लिए प्रतीकात्मक तरीकों का उपयोग उपयोगी तर्कों के आधार पर नहीं किया जाता। इस दशा में यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि इन तरीकों के उपयोग के द्वारा राज्य की वैधीकरण की समस्याओं का एक पक्षीय आधार पर समाधान कैसे हो सकता है। इस तरह स्रोतों के उपयोग से राज्य के उन परंपराओं की वैधता के साथ भी समझौता करना पड़ता है जिन्हें लोगों की अंतर्क्रियाओं को नियमित करने के लिए पहले उपयोग में लाया जाता था। इसका व्यापक परिणाम विभिन्न प्रेरणाओं के अर्थ में होने वाली क्षति के रूप में सामने आता है। आगे हैबरमास ने बताया है कि अर्थपूर्ण संसाधनों के नियोजित उपयोग से परंपरा से संबंधित आदर्श नियमों का अर्थ बदल जाने से एक सहगामी परिणाम के रूप में इनका राजनीतिक अभिप्राय सार्वजनिक होने लगता है और इसका प्रभाव उन सामाजिक संस्थाओं में कुछ नई समस्याओं के रूप में देखने को मिलता है जो संस्थाएं सामाजिक व्यवस्था में पहले से स्वीकृत होती हैं। यदि जनसाधारण के जीवन में पैदा होने वाली इन समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता तो इससे वैधीकरण का एक ऐसा संकट होता है जिसके अंतर्गत लोगों का सार्वजनिक संस्थाओं से विश्वास समाप्त होने लगता है। इससे एक ऐसा प्रेरणात्मक संकट पैदा हो जाता है जिसके फलस्वरूप श्रमिक वर्ग का उत्पादन और रोजगार के प्रति लगाव कम होने लगता है। इन सभी दशाओं के आधार पर हैबरमास ने यह निष्कर्ष दिया है कि कल्याण राज्य के मॉडल पर आधारित पूंजीवादी व्यवस्था में 4 तरह के संकटों का समावेश होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और ये 4 तरह के संकट जो हैबरमास ने बताए हैं वे हैं आर्थिक संकट, तार्किकता का संकट, वैधता का संकट और प्रेरणात्मक संकट। ये 4 तरह के संकट हैं जो स्वाभाविक प्रक्रिया के रूप में सामने आने लगते हैं। इस प्रकार से हैबरमास ने अपना सिद्धांत वैधीकरण का सिद्धांत समझाया है। आगे हम चर्चा करते हैं वैधीकरण के संकट के समाधान के बारे में जो हैबरमास ने प्रस्तुत किया है। वैधीकरण के संकट की अवधारणा उनके आलोचनात्मक समाजशास्त्र का एक महत्वपूर्ण भाग है। वैधीकरण के संकट के समाधान के लिए हैबरमास ने कुछ विचार भी प्रस्तुत किए हैं और हैबरमास ने विश्वास व्यक्त किया है कि एक अंतर्वैयक्तिक आधार पर मिथ्या विचारों से हटकर किए जाने वाले संप्रेषण की अपील या अनुरोध से एक प्रतिमानात्मक सहमति तक पहुंचा जा सकता है जिसके संदर्भ में राज्य की क्रियाओं को वैध रूप मिल सकता है। इससे उदार पूंजीवादी राज्य के लिए पूर्ण वैधता नहीं मिल सकती बल्कि इस प्रतिमानात्मक सहमति से जनसाधारण की उन आवश्यकताओं और हितों के लिए एक ऐसा रास्ता निकल सकता है जिसके आधार पर पूंजीवादी समाज में समुचित परिवर्तन लाए जा सके। यहाँ पर हैबरमास का दृष्टिकोण नैतिक और अधिनैतिक दोनों तरह का है। नैतिक आधार पर हैबरमास ने विश्वास व्यक्त किया कि सामाजिक जीवन एक विशेष प्रकार के नैतिक समझौते पर आधारित होता है। इस समझौते का संबंध एक ओर लोगों की व्यक्तिगत पहचान, सम्मान तथा उद्देश्यों से होता है तो दूसरी ओर यह एक ऐसा आधार है जिसके अनुसार विभिन्न विषयों से संबंधित आर्थिक और राजनीतिक क्रियाओं का संचालन किया जा सकता है। परंपरागत नैतिकता इस भूमिका को निभाती है लेकिन उदार पूंजीवाद को सत्ता के संकट का सामना इसलिए करना पड़ता है क्योंकि इसने समुदाय के जीवन को ही संकटपूर्ण बना दिया। पूंजीवाद ने परंपरागत नैतिक बंधनों को तोड़ दिया लेकिन उनकी जगह सत्ता को बनाए रखने के लिए कोई नए स्रोत विकसित नहीं किए। इस दशा में सामाजिक एकीकरण को बनाए रखने के लिए आदर्श नियम और मूल्यों के बारे में एक नई सहमति को विकसित करने की आवश्यकता है। इसके बाद भी आज की नैतिक सोच अत्यधिक विषयपरक होने के साथ व्यक्तिवादी भी है जो कि स्वयं पूंजीवादी व्यवस्था का परिणाम है। एक नई प्रतिमानात्मक सहमति का आधार
जनसाधारण की वे आवश्यकताएं और हित हैं जिनके संदर्भ में उनके जीवन के लक्ष्यों का निर्धारण होता है। इस प्रकार सामाजिक लक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन ही वैधीकरण के संकट को कम कर सकता है, क्योंकि जनजीवन की आवश्यकताएं ही उसके लक्ष्यों का आधारभूत साधन है। इस प्रकार से हैबरमास ने वैधीकरण के संकट का समाधान बताया। और अब हम चर्चा करेंगे वैधीकरण के संकट की जो सिद्धांत है हैबरमास का, उसकी आलोचनाओं पर। सबसे पहली आलोचना हैबरमास ने अपनी व्याख्या के आरंभ में वैधीकरण के संकट की विवेचना सुझावों की एक योजना के रूप में की थी। इसके बाद भी उन्होंने इस अवधारणा के सैद्धांतिक पक्ष को स्पष्ट करने के बाद कोई ऐसी व्यवहारिक योजना प्रस्तुत नहीं की जिससे कि वैधीकरण का संकट का व्यवहारिक रूप से निवारण किया जा सके। दूसरा, वैधीकरण के संकट की अवधारणा को हैबरमास ने मार्क्स द्वारा प्रस्तुत आर्थिक संकट के सिद्धांत के विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया। मार्क्स ने यह माना था कि पूंजीवादी का पतन एक अनिवार्य दशा है। हैबरमास ने इस दशा को अनिवार्य नहीं माना, लेकिन अपने विभिन्न कथनों के द्वारा इसका अधिक विरोध भी नहीं किया। आधुनिक समाजों में वर्गों की संरचना, बाजार अर्थव्यवस्था और बढ़ते हुए पूंजीवादी व्यक्तिवाद के आधार पर उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से इसको स्वीकार किया है कि पूंजीवाद से उत्पन्न संकटों का परिणाम समाज के आमूल परिवर्तन के रूप में सामने आता है। यह दशा मार्क्स के विचारों से अधिक भिन्न नहीं है। यह विचार केवल प्रक्रिया की भिन्नता से ही संबंधित है। तीसरी आलोचना, हैबरमास के विचार में एक बड़ा दोष यह है कि उन्होंने जगत जीवन की अवधारणा को सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था के रूप में प्रस्तुत करने के बाद भी इससे हटकर इसे स्वायत्तशासी विकास की प्रक्रिया के रूप में स्पष्ट करना शुरू कर दिया, जिसके फलस्वरूप सांस्कृतिक और राजनीतिक क्षेत्र के संबंध का प्रारूप उन दशाओं को स्पष्ट करने में असफल हो गया जो एक प्रकार्यात्मक व्यवस्था के लिए आवश्यक होती हैं। अगली आलोचना रेमंड प्लांट ने की है और उन्होंने बताया कि वैधीकरण के संकट पर लिखे गए अपने लेख में जिस निष्पक्ष विचारों की अभिव्यक्ति को हैबरमास ने आदर्श नियमों की तार्किकता पर आधारित सहमति को संकट के निराकरण के साधन के रूप में प्रस्तुत किया, इसके बारे में उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि इस तरह की सहमति को विकसित करने के तरीके क्या हो सकते हैं। इससे वैधीकरण के संकट से संबंधित हैबरमास के विचार अपूर्ण होने के साथ ही विवाद का विषय भी बन जाते हैं। इस प्रकार से वैधीकरण के संकट का जो सिद्धांत है जो हैबरमास ने प्रस्तुत किया, उस सिद्धांत की कई आलोचनाएं भी की हैं। ये हैबरमास द्वारा प्रस्तुत वैधीकरण के संकट का सिद्धांत, उस संकट के वैधीकरण के संकट के समाधान जो हैबरमास ने बताए हैं, और उसके बाद इस सिद्धांत की आलोचनाएं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।